शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे मरीम नवाज साहिबा ने एक फ़ोटो लगा दी अपने ट्विटर अकाउंट पे और वहाँ का कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना, और उसके बाद जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं लगाई गई। हर जगह पे लोगों ने उसको पोस्ट किया और बड़ा मजाक बना PMLN का। मरीम नवाज साहिबा ने एक नया मजाक किया है, एक नया लतीफ़ा है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ज़रा एक लाइटर खबर है जहाँ से बातचीत को शुरू करेंगे और फिर बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास आपको देने के लिए। एक डेटा भी है बड़ा ख़ास, वो भी आपको देते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मरीम नवाज साहिबा ने अब ट्वीट क्या किया है। उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें सैकड़ों लोग उनकी गाड़ी के आसपास खड़े हैं और वो मरीम नवाज साहिबा का इस्तकबाल कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि टोटली अनप्लैंड, बिल्कुल कोई प्लानिंग या मनसूबाबंदी नहीं थी, एंड स्पॉन्टेनियस, और ये अचानक हुआ है और बेसाख्ता हुआ है। काट मी बाय अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, हैरत अंगेज तौर पे इन्होंने मुझे पकड़ लिया। वी वर क्रॉसिंग कहोटा, हम कहोटा को क्रॉस कर रहे थे, ऑन अवर वे टू कोटली आजाद जम्मू कश्मीर व्हेन आई चांस्ड अपॉन दिस। ये सब कुछ तब हुआ जब हम क्रॉस कर रहे थे कहोटा को और ये अचानक लोग आ गए और उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। और इसके बाद उन्होंने कहा इंडेप्टेड टू यू फॉर योर अनप्रेसिडेंटेड लव, आपका जो एक शानदार किस्म का प्यार का जज्बा है उसके लिए मैं आपकी कर्जदार हूं। ये मरीम नवाज साहिबा ने कहा और उन्होंने कहा जी अब इसका लुब्बे लबाब आप समझे जरा आसान उर्दू में। वो ये कह रही हैं कि वो इतनी बड़ी लीडर बन गई हैं कि वो जहां से गुजरती हैं अचानक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यानी मैंने ट्रैवल किया है लीडर्स के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ भी किया है, मैंने इमरान खान के साथ भी किया है, मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी ट्रैवल किया है। यानी जब ये जा रहे होते हैं तो काफिले में मीडिया की गाड़ियां होती हैं, तो वहां हम भी थे, बतौर रिपोर्टर मैं जाता रहूं। तो उन लोगों को कभी इतनी बड़ी सहूलत नहीं मिली बगैर प्लानिंग के, जितनी बड़ी ये फैसिलिटी और सहूलत जो है ये मरीम नवाज साहिबा को मिल रही है। और ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लीडर बन के उभर रही हैं। अभी उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा लीडर पेश ही किया था और अभी उन्होंने ये क्लेम किया ही था ताज़ा ताज़ा कि जो इस्तकबाल करने वाले लोग थे उनमें से कुछ लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी बंदे ऐसे इकट्ठे करते रहे, इतनी मुश्किल से हमने बंदे इकट्ठे किए, करके उनको गाड़ियों में भर के यहां पे लेकर आए कोटा में इस्तकबाल करने के लिए। तो ये बीबी कह रही है कि अचानक लोग इधर उधर से निकल के आ गए और उन्होंने आगे इस्तकबाल कर दिया। वो हमारे पैसे, हमारी मेहनत, वो सारी खूह खाते हो गई। तो उन्होंने चुप करके सोशल मीडिया पे वो लेटर डाल दिया जो शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको लिखा था आज से चंद दिन पहले। ये 9 तारीख को लिखा था लेटर जी, 9 तारीख को, 9/7/2021 का लेटर है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुबैना तौर पे साइन है। कहते क्या है शाहिद खाकान अब्बासी साहब? कहते हैं मोहतरम जनाब शब्बीर हुसैन साहब अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये लेटर जो है ना, ये एक फार्मूला लेटर है। इसमें 3 जगह खाली हैं, एक नाम वाली, एक तारीख वाली, एक मुकाम वाली। यानी किस जगह पे आना है, किस शख्स को मुखातिब करना है और किस तारीख को करना है, ये 3 जगह खाली है। यानी एक लेटर लिखा हुआ है और उसकी बहुत सारी फोटो कॉपीज हैं। अब क्योंकि शब्बीर हुसैन साहब कहोटा के लिए जिम्मेदार थे तो उनको लेटर लिखा जा रहा है। मोहतरम जनाब शब्बीर हुसैन अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, यहां पे आगे खाली जगह थी, इन्होंने लिखा 13 जुलाई बरोज मंगल रावलपिंडी से आजाद कश्मीर बरास्ता कहोटा बेवर रवाना होंगी। उम्मीद है कि आप और आपके साथी रास्ते में, फिर जगह खाली है, कहोटा के मकाम पर उनका शान शान इस्तकबाल करेंगे ताकि हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से अपनी अकीदत और मोहब्बत का भरपूर इजहार कर सकें। बिलाल यामीन साहब को इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये बहुत सारे लेटर थे, ये इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे भिजवाए थे। कुछ जगह पे लोग आए इस्तकबाल करने के लिए, कुछ जगहों पे नहीं भी आए, और कुछ जगहों पे 2-3 प्रोग्राम लोगों ने इकट्ठे कर लिए। तो ये इस जगह पे बाकायदा ये एक प्लान्ड इस्तकबाल था मरीम नवाज का, जिसके लिए 4 दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लेटर लिखा था। और उस लेटर को लिखने के बाद लोग वहां पे इकट्ठे हुए और आकर उन्होंने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। एक और झूठ पकड़ा गया, एक और लतीफ़ा है, इसके ऊपर आप हंसें या सर को पीटें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा के साथ एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, वो जब भी कुछ करती हैं वो उल्टा हो जाता है।
یعنی انہوں نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ ساری پراپرٹی اس کے بعد نکل آئی. انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کیلبری فونٹ کے اندر لکھ کر دیا، اور بعد میں پتا چلا وہ تھا ہی نہیں اس وقت جب انہوں نے لکھ کر دیا. قطری خط لائے، وہ بھی اڑ گیا. وہ جو بھی چیز کرتی ہیں، یعنی پچھلے سال انہوں نے کیا کیا، پاکستان تحریک انصاف کا ایک کراؤڈ تھا بہت بڑا، اس کے اوپر اپنی فوٹو چپکائی اور نیچے لکھ دیا شکریہ لاہور. وہ کراؤڈ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، پھر ڈیلیٹ کرنا پڑا. ابھی میاں نواز شریف کی فوٹو پوسٹ کر دی، اور اب یہ، یعنی ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں کرتی ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور پھر یہ لیٹر سامنے آ گیا، اور اس لیٹر کے اندر باقاعدہ یہ ثبوت ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جتنے بھی استقبال ہو رہے ہیں وہ سارے پلانڈ ہیں. ورکرز کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو، وہ ان کو وہاں لے کر آتے ہیں، اور پھر ایک استقبال ہوتا ہے. تو یہ پولیٹیکل طریقہ ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ ایسے کرتی تھیں، عمران خان صاحب کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی خان صاحب نے یہاں سے اتنے بجے گزرنا ہے، یہاں استقبال، لیکن اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. اب یہ جھوٹ بولنا کہ اچانک میں گئی تو اچانک لوگوں کو کوئی جادوگر ہیں لوگ، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ مریم نواز آنے والی ہیں، یا اچانک ایک دم آ جائیں گی اور ایک دم لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کو بیوقوف صرف اتنا بنانا چاہیے جتنا لوگ بننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن یہ ایک سٹیپ آگے نکلنے کے چکر میں خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے رنگ روڈ کا، بلکہ پہلے رنگ روڈ کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں 3 بندوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی ہے اس 6 رکنی جے آئی ٹی نے، جس میں گھور نفیس موجود تھے اینٹی کرپشن کے. گھور نفیس نے یہ بریفنگ دی، اور اس کے بعد 3 بندے ہیں، کمشنر ریٹائرڈ، کیپٹن ریٹائرڈ محمود جو وہاں پہ کمشنر تھے، ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے. وسیم تابش گرفتار کر لیا گیا ہے، لینڈ ایکوزیشن کمشنر تھے، اور پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے محمد عبداللہ. ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اور انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وسیم علی تابش کے بیٹے اور بہو، ان کے نام پہ لاہور میں حال ہی میں 12 پلاٹس خریدے گئے ہیں. یہ کروڑوں روپے ان کے پاس کہاں سے آیا، اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 50 سے زائد ایسے لوگ ہیں تگڑے، جن میں بیوروکریٹ بھی ہیں، لینڈ مافیا بھی ہے، جنہوں نے بہت ساری زمینیں خریدی ہیں، جو مستفید ہوئے اور انہوں نے اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا. غیر قانونی سوسائٹیز ہیں، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. لینڈ مافیاز ہیں، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. یہ ساری کہانی ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اس کو بریک کیا تھا. سب سے پہلے رنگ روڈ کا جو کرپشن کا سارا معاملہ تھا وہ ہم نے آپ کو ایک سٹوری میں بتایا تھا. پھر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اس میں 2 منسٹر بھی ہیں، لیکن بعد میں اور ابھی بھی یہ جے آئی ٹی نے منسٹرز کے بارے میں کچھ نہیں کہا. آسان بھی نہیں ہوتا منسٹرز کے بارے میں چیزیں کھول کر لا کے سامنے رکھ دینا، خاص طور پہ اس وقت جب حکومت بہت کمزور ہو. لیکن 2 چیزیں دونوں منسٹرز کے بارے میں کہہ دوں جن پہ میں قائم ہوں. نمبر 1، سرور خان کے اثاثے اگر چیک کروائے جائیں تو وہ ان کی آمدن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. ان کا بیٹا اس میں ملوث تھا، اس نے بہت سارا پیسہ بنایا ہے. اسلام آباد میں پراپرٹیز، بے نامی پراپرٹیز اور بہت ساری چیزیں ان کے بیٹے کے پاس ہیں. سرور خان صاحب نے کہا تھا مجھے عدالت میں چیلنج کریں گے، میں انتظار کر رہا ہوں، کرنا چاہیں تو کر لیں، میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں. لیکن اس میں پھر ان کی انکوائری ہوگی، ان کے پیچھے نیب کو بھی آنا ہوگا، اور ان کے یہ بھی پتا کرنا پڑے گا کہ یہ ساری پراپرٹیز جن جن بلڈنگز میں ان کا بیٹا جاتا ہے اور روزانہ جاتا ہے، اور جو فیصل مسجد کے پاس ایک کارنر کا مکان جو ہے وہ کس کا ہے اور وہاں ان کا بیٹا کیا کرتا ہے، یہ ساری کہانیاں پھر کھلیں گی. اور اس کے علاوہ ان کا بیٹا روزانہ کتنا کیش لے جاتا تھا، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ انوالو تو تھے اس کے اندر، رنگ روڈ والے ایشو کے اندر سرور خان صاحب کی فیملی. اب دوسری جانب جو ہے وہ مجھے ایک لیگل نوٹس تو بھیجا ہے لیکن عدالت میں ابھی تک آئے نہیں. زلفی بخاری نے خبریں بھی چلوائیں اپنے بارے میں، جھوٹی خبریں چلوائیں، جن رپورٹروں کے ذریعے سے چلوائیں مجھے وہ بھی پتا ہے. خبر یہ چلوائی کہ میری وزارت مجھے واپس ملنے والی ہے، جب یہ منہ نے سلائی کہ حلف اٹھانے کی بات ہو رہی تھی. تو زلفی بخاری جو ہے انہوں نے اپنے بارے میں خبر چلوائی، لیکن ان کی وزارت فی الحال ان کو واپس نہیں ملی. ہو سکتا ہے مل جائے. زلفی بخاری جو ہیں وہ ایکسپوز کیسے ہوئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. ایک تو ان کی بہن جو ہیں انہوں نے ایک مقدمہ کروایا تھا 2019 میں، اس کا ثبوت میں آپ کو دے چکا ہوں. وہاں زمینوں کے اندر ان کے خاندان کا تعلق ہے، اور یہ نیا بننے والا نقشہ زلفی بخاری اور ان کے خاندان کو فائدہ دے رہا تھا، خاص طور پہ ان کے خاندان کو. اور ایک اور چیز اس میں کہ جب کیپٹن محمود کو عمران خان صاحب نے کرپشن کرنے پہ ہٹایا، جو مبینہ کرپشن انہوں نے کی جس پہ ان کو اب گرفتار کیا جا رہا ہے،
जो 2 नंबरी उन्होंने की, जब इमरान खान साहब ने उनको हटाया तो जो बंदा उसकी सिफारिश के लिए पहुंचा और जिसने सबसे ज्यादा जोर लगाया, यानी ऐसे पहुंचा जैसे खुदा ना खास्ता कोई मरग हो गई है, और ये अल्फाज सुनकर वो खुद पहचान जाएंगे जो सुन रहे हैं कि मैं बात ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जुल्फी बुखारी इमरान खान साहब के पास बड़ी शिद्दत के साथ करप्ट आदमी की सिफारिश लेकर गए और पूरा जोर लगाया कि कैप्टन महमूद को वापस ये ओहदा दे दिया जाए, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि इमरान खान साहब के पास पूरा पोल खुल चुका है और अब प्राइम मिनिस्टर नहीं छोड़ेगा। बहरहाल ये सारे मामले के अंदर ये दोनों लोग मुलव्विस हैं, ये मुझे पता है, नहीं पकड़े जाएंगे ये भी मुझे पता है, क्योंकि डायरेक्टली इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे, किसी कागज पे इन्होंने दस्तखत नहीं किए हुए, कोई पैसा इन्होंने बैंक अकाउंट के जरिए से वसूल नहीं किया हुआ, कोई इस तरह की टीटी या कोई इस तरह का सबूत बराह रास्त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नैब कल को चाहे तो आमदन से जायद असासों में और बहुत सारी चीजों में इन दोनों मुल्जिमान को टाइट कर सकता है। लेट्स सी इनके साथ होता क्या है, क्योंकि आज नहीं तो कल हर करप्ट फंसेगा जरूर। अब आ जाए जरा सिंध की एक सूरत हाल है बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचाई है और वहां की इंतजामिया की कारकर्दगी को बारिश ने बेनकाब कर दिया है, यानी लोग वहां पे काम नहीं कर पा रहे। और इसकी बड़ी वजूहत क्या है? बड़ी वजूहत यह है कि जो दिल करे नक्शा अप्रूव करवा लेता है, जो दिल करे गैर कानूनी तामीरात कर लेता है, थोड़े से पैसे अमले को खिलाते हैं, वहां पे सरकारी अमला काम नहीं कर रहा। और जहां पे भी ऐसा होगा कि लोग गैर कानूनी तामीरात करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, वहां पे बारिशों के बाद ऐसी सूरत हाल बनेगी। कराची में भी यही हुआ ना, गलत तामीरात हो गई, नालों के रास्ते बंद कर दिए, तो फिर यही होगा। जब बहुत बड़े बड़े सैलाब आते हैं तो तब भी यही होता है कि पानी का रास्ता कहीं रोका जाता है, उसके बाद ये हो जाता है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा उस सूरत हाल से गुजर रहा है, एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है और ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी और कानून का इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले लोगों के अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए, उनको गैर कानूनी तामीरात करवा देते हैं, उसके बाद उन्हें कहते हैं हटाओ। तो ये पहले दिन से विजिलेंट होना चाहिए उन इदारों को जिनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन वो पैसे खाने में मसरूफ रहते हैं। अब आ जाए कि भुट्टो खानदान के बच्चे तो बाहर से पढ़ के आते हैं, आपको पता है, जरदारी खानदान के बच्चे भी बाहर से पढ़ के आते हैं, आपको पता है, सिंध के तमाम आला खानदानों के बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, आपको पता है, वजीर तालीम के बच्चे भी आला स्कूलों में पढ़ते हैं, ये आपको पता है। लेकिन गरीब का बच्चा कहां पढ़ता है सिंध में? मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं, उसको जरा आप देखें और फिर उसके बाद अगर आप कुछ अल्फाज भेजना चाहें तो वो आप सिंध हुकूमत पे भेज सकते हैं। इसको आप ये देखें कि टोटल जो स्कूल हैं सिंध में वो 49,103 है, 50,000 से कम है। 49,103 स्कूल हैं सिंध में और इनमें से 90% स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस का उस्ताद नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट चैलेंज करती है तो मैं आ जाता हूं इंटीरियर सिंध में, सिर्फ 4 सवाल पूछूंगा और पता चल जाएगा कि साइंस का उस्ताद है या नहीं, जिस मर्जी स्कूल में वो बोले। तो 90% स्कूल ऐसे हैं 49,103 में से, यानी 45,000 के लगभग स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस का उस्ताद ही नहीं है। अच्छा, 18,660 स्कूल ऐसे हैं, 18,660 स्कूल, तादाद देखें आप, जिनमें सिर्फ एक उस्ताद है। अब आगे आ जाए, 12,136 स्कूल ऐसे हैं जिनमें उस्ताद है ही नहीं। 11,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें तालिब इल्म ही नहीं है। स्कूल है, तनख्वाह जा रही है, घोस्ट मुलाजमिन है, मौजें लगी हुई हैं। 70% स्कूल ऐसे हैं सिंध में जिनमें कोई लेबॉर्ट्री नहीं है और यहां बेशुमार स्कूल हैं जिनमें कोई कंप्यूटर लैब नहीं, उनमें कोई साइंस लैब नहीं, उसमें कोई लाइब्रेरी नहीं है, प्ले ग्राउंड जो है वो सिर्फ एक ख्वाब है। ये स्कूल ऐसे ही रहने हैं। अभी हाल ही में आपने देखा जैसे एग्जाम्स हुए सिंध में, हर पर्चा आउट, हर पर्चा आउट, नकल करवाई जा रही है। वडेरों के बच्चों के साथ बाकायदा उस्ताद खड़े उनको बता रहे हैं ये लिखो, ये लिखो, ये ऐसे करो, पर्चे कोई और दे रहा है। ये सिंध में इम्तिहान हो रहा है, मजाक हो रहा है। और कल को ये लोग अफसर भर्ती होकर आ जाएंगे और सिंध के अंदर करप्शन करेंगे। यानी आज जो करप्ट लॉट मौजूद है जो सिंध को लूट रही है, अगली तैयार की जा रही है कि अगले 40 साल भी ऐसी बर्बादी रहे, यहां कोई मेरिट के ऊपर ना आए, कोई पढ़ लिख के ना आ पाए। तो ये इस किस्म का जुल्म है जो सिंध के साथ हो रहा है। जब तक आप मेयारी तालीम नहीं देंगे, वहां मेरिट नहीं होगा एग्जाम के अंदर, तब तक बेहतर लोग पास होकर नहीं आएंगे और बेहतर लोग सिंध को चलाने के लिए मैसर नहीं होंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि यही नकल करने वाले लोग, यही 2 नंबर वडेरों के बच्चे, ये सारे अफसर बन जाएंगे और सिंध की किस्मत का फैसला फिर इनके पास होगा। ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। हाँ, भुट्टोस के बच्चे, जरदारीस के बच्चे, बहुत बड़े बड़े सरदारों के बच्चे,
بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچے وہ باہر جائیں گے پڑھنے کے لیے، ان سکولوں میں صرف وہ دورہ کرنے کے لیے آیا کریں گے جب ان کو ووٹ چاہیے ہوں گے، یا ان کے ووٹر یہاں پہ آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. بس یہی ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.